Audio Jungle. Audio Jungle. सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने चैनल पढ़ाई लिखाई एंड कोड में। तो आज हम अपने हिस्ट्री के वन शॉट सीरीज का एक काफी इंपॉर्टेंट और लास्ट चैप्टर करने वाले हैं, प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। देखिए, ये चैप्टर वैसे तो काफी बड़ा है, ठीक है, लेकिन हम क्या करेंगे, इसको इन 10 टॉपिक्स में, इन 10 सब टॉपिक्स में कवर करेंगे। और आपको बस क्या करना है, हमेशा की तरह कॉपी निकालनी है और इसके शॉर्ट नोट्स बना लेने हैं। देखिए, एक पेज के नोट्स कोशिश करिए कि हम एक टॉपिक को या दो टॉपिक है उनको आधे आधे पेज में खत्म कर दें। बहुत बेसिक बेसिक चीजें लिखी है उसके बारे में, ठीक है। बस यही करना है, उसी चीज को आपके क्या करना है, एग्जाम में एक्सप्लेन करके लिख देना है, ठीक है। कीवर्ड्स में याद करिए पूरे पूरे कंसेप्ट को, टॉपिक को, ठीक है। अब देखिए, हिस्ट्री का हर चैप्टर क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हिस्ट्री में ऑलरेडी सिलेबस कम है, चैप्टर्स कम है लेकिन बड़े हैं, ठीक है। तो आप सब कवर करना है, सब कुछ इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री में। हिस्ट्री में ऑलरेडी 4 चैप्टर है और एक तो ग्लोबलाइजेशन वाला जो चैप्टर था, मेकिंग ग्लोबल वर्ल्ड वाला, उसमें तो सिर्फ एक सब टॉपिक आ रहे हैं बस, और कुछ आ ही नहीं रहा है उसमें। इसलिए बाकी के 3 चैप्टर है वो आपके ऑलरेडी काफी इंपॉर्टेंट है, 3 ही बचते हैं। तो आपको क्या करना है, सब अच्छे से करके जाना है। और लास्ट में एक सीरीज और आएगी जिसमें हम हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को भी कवर करेंगे, ठीक है। यानी जो भी उसमें भी जो इंपॉर्टेंट होता है हम वो भी कवर करने वाले हैं, ठीक है। उनको भी आपको अच्छे से पढ़ के जाना है और इन्हें भी पढ़ के जाना है। आपका 60-70% उन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से ही आता है, ठीक है। अब इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं अपना ये चैप्टर। तो इसमें हमें 10 टॉपिक्स कवर करने हैं। पहला है प्रिंट इन चाइना, चाइना में कैसे प्रिंट कल्चर आया, जापान में कैसे आया, यूरोप में कैसे आया। उसके अंदर एक केस स्टडी पढ़ेंगे हम गटनबर्ग और वहां की प्रिंटिंग प्रेस के बारे में। प्रिंट रेवोल्यूशन भी आया था, ठीक है, उसके क्या इम्पैक्ट्स थे। एक पब्लिक बनी जो रीडिंग करने लगी थी, ठीक है, पढ़ने वाली पब्लिक बन गई, ठीक है। रिलीजियस डिबेट्स होने लग गए, प्रिंट का फियर आने लग गया। जो पावरफुल लोग होते थे, ठीक है, कंजर्वेटिव टाइप के लोग होते थे, ठीक है, जो पावर में होते थे, उनको प्रिंट का फियर था, डर लगने लगा उन्हें प्रिंट से। इसके बाद एक रीडिंग मनिया, इसमें हम एक कंसेप्ट कवर करने वाले हैं, प्रिंट कल्चर एंड द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। कैसे फ्रेंच रिवॉल्यूशन में प्रिंट कल्चर ने इन्वॉल्व हुआ था, कैसे 19th सेंचुरी में कैसे प्रिंट कल्चर आया, जिसका इम्पैक्ट चिल्ड्रन पे क्या हुआ, वुमेन पे क्या हुआ, वर्कर्स पे क्या हुआ, या उन्होंने कैसे इसमें अपना इंकरेजमेंट दिखाया, कैसे अपना एंगेजमेंट दिखाया, फर्दर इनोवेशंस क्या हुई, ठीक है। इंडिया में कैसे प्रिंट कल्चर आया, वहां कौन सी मैन्यूस्क्रिप्ट्स आई, इंडिया में कैसे प्रिंट को लोगों ने प्रमोट किया, कैसे वेलकम किया। इसके बाद रिलीजियस रिफॉर्म एंड पब्लिक, ये पढ़ेंगे। न्यू फॉर्म्स ऑफ पब्लिकेशन, वुमेन एंड प्रिंट, ठीक है, वुमेन ने कैसे किया। प्रिंट एंड द पुअर पीपल, गरीब जनता पे प्रिंट कल्चर का क्या प्रभाव पड़ा। और लास्ट में हम पढ़ेंगे प्रिंट एंड सेंसरशिप। तो स्टार्ट करते हैं अपने वन शॉट को, लेट्स गेट स्टार्टेड। अब हम ये सिर्फ 2 टॉपिक्स कवर करेंगे, पहले प्रिंट इन चाइना और प्रिंट इन जापान। देखिए, पहले प्रिंट इन चाइना देखते हैं। तो प्रिंट इन चाइना में सिर्फ 4 पॉइंट्स है। तो पहला पॉइंट तो ये है कि सबसे पहले जो पुरानी प्रिंट टेक्नोलॉजी थी वो कहाँ आई थी, चाइना में, जापान में और कोरिया में, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है कि 70th सेंचुरी में जैसे जैसे चाइना में अर्बन कल्चर बढ़ रहा था, जैसे जैसे अपनी पीक पे आ रहा था, वैसे वैसे जो प्रिंट का यूज है, वो प्रिंट टेक्नोलॉजी है, वो लोगों के बीच में ज्यादा यूज होने लग गई, ज्यादा उसका काम होने लग गया, और अलग अलग तरीके से, ठीक है। काफी जो उसका प्रिंट का जो यूज था काफी डाइवर्सिफाइड था, काफी अलग अलग तरीके से प्रिंट का यूज होने लग गया, ठीक है। 90th सेंचुरी में क्या होने लगा कि जैसे जैसे जो वेस्टर्न पावर्स हैं वो चाइना के आउटपोस्ट पे आने लग गई, स्टैब्लिश होने लग गई, वैसे वैसे वहां पे जो वेस्टर्न प्रिंटिंग टेक्निक्स हैं वो भी इम्पोर्ट होने लग गई, ठीक है। चाइना के आउटपोस्ट का मतलब क्या हुआ, चाइना के बॉर्डर से थोड़ा दूर पे जो वेस्टर्न पावर्स है उनके मिलिट्री कैंप्स लग गए थे, ठीक है, उसे हम आउटपोस्ट कहते हैं, ठीक है। ऐसा किसी भी कंट्री के बॉर्डर के थोड़ा सा दूर जाके अगर कोई मिलिट्री कैंप लगा लेता है, कोई फोर्स हो जाती है, ठीक है, तो वहां पे उसे हम आउटपोस्ट कहते हैं। तो जैसे जैसे वेस्टर्न पावर्स अपने आउटपोस्ट चाइना में स्टैब्लिश कर रहे थे, वैसे वैसे जो उनकी प्रिंटिंग टेक्निक्स है, यानी वेस्टर्न प्रिंटिंग टेक्निक्स है, वो इम्पोर्ट होने लग गई थी चाइना के अंदर, ठीक है। लास्ट और काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि जो शांघाई था, वहां की चाइना की एक सिटी है जो कि क्या बन गई थी, एक हब बन गई थी न्यू प्रिंट कल्चर का। एक न्यू प्रिंट कल्चर आ रहा था लोगों के बीच में, उसका एक हब बन गया था। सबसे ज्यादा जो प्रिंट कल्चर था वो यहाँ पर क्या हुआ था, फ्लरिश हुआ था, आगे बढ़ा था, डेवलप हुआ था। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं प्रिंट इन जापान। एडी 768-770 के अराउंड क्या होने लगे, एक बुद्धिस्ट मिशनरीज जो होते हैं ना, जैसे हमारे पुजारी होते हैं, वैसे जो बुद्धिस्ट पुजारी होते हैं, प्रीस्ट होते हैं, उन्होंने क्या किया, हैंड प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस किया। कहाँ पर, जापान में। फिर से समझ लो, इस एरा के अराउंड बुद्धिस्ट मिशनरीज ने
हैंड प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस किया जापान के अंदर। इसके बाद अभी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वन मार्कर मतलब देख लेना पीवाईक्यूज में ये आता ही है क्वेश्चन, काफी रिपीटेड क्वेश्चन है ये, कि बुद्धिस्ट डायमंड सूत्र एक ओल्डेस्ट जापानीज बुक है जो कब प्रिंट हुई थी, इस एरा में प्रिंट हुई थी। यानी ऐसे आ जाता है विच वाज द ओल्डेस्ट जापानीज बुक इन जापान, ठीक है, ऑफ जापानीज टाइप का। तो आपको क्या लिखना है, द बुद्धिस्ट डायमंड सूत्र, सिर्फ इसका इतना आंसर नहीं, ये वन मार्कर में आ जाता है, पीवाईक्यूज उठा के देख लेना, ये क्वेश्चन आपको रिपीटेड मिलेगा, ठीक है, इवन मेरे बोर्ड्स में भी आया था ये। तो चाइना और जापान में प्रिंट कल्चर को देखने के बाद अब हम बात करते हैं यूरोप में कैसा प्रिंट कल्चर था, क्या क्या हुआ वहां पे। तो उसके 6 पॉइंट से कवर करते हैं। तो पहला पॉइंट है कि अब यूरोप को कैसे पता चला कि पेपर और प्रिंट टेक्नोलॉजी जैसी चीज भी एग्जिस्ट करती है। सिल्क रूट के थ्रू चाइनीज पेपर गया कब, 11वीं सेंचुरी में, कहा, यूरोप में, ठीक है, समझ में आया। 11वीं सेंचुरी में सिल्क रूट के थ्रू चाइनीज पेपर पहुंचा यूरोप में, वहां से लोगों को पता चला, इंट्रोड्यूस हुआ कि अच्छा पेपर और प्रिंट टेक्नोलॉजी जैसी चीजें होती हैं। फिर 1295 में मार्को पोलो, कहाँ के थे ये, इटली के थे, एक बहुत बड़े एक्सप्लोरर थे, इनको चीजों को एक्सप्लोर करना, समझना, उनके बारे में नॉलेज लेना काफी अच्छा लगता था। तो ये ग्रेट एक्सप्लोरर है मार्को पोलो, जो 1295 में कहाँ गए, इटली के थे ये, कहाँ गए, चाइना गए, और वहां से प्रिंट टेक्नोलॉजी की नॉलेज के साथ वापस पहुंचे, ठीक है। इटली में इन्होंने क्या किया, लोगों के बीच में प्रिंट टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस किया और उसको डेवलप करने में इनका काफी बड़ा योगदान था, हेल्प किया था इन्होंने, ठीक है। इसके बाद अब क्या हुआ, इटली को तो अब एक बिजनेस मिल गया, इटालियंस ने क्या स्टार्ट कर दिया, वुड ब्लॉक्स की बुक्स को प्रोड्यूस करना, उसकी प्रोडक्शन स्टार्ट कर दी, और यूरोप के डिफरेंट पार्ट्स में अब इसको सेल आउट करने लग गए, एक बिजनेस बना लिया इन्होंने, ठीक है। अभी इतना अच्छा हो गया कि अब जैसे जैसे बुक्स की डिमांड इंक्रीज होने लग गई, ठीक है, एक नई चीज लोगों के बीच में आई थी, काफी यूजफुल चीज थी, आपको पता है ना, बिना बुक्स बिना पेपर के आप लाइफ इमेजिन भी नहीं कर सकते, सब कुछ रिकॉर्ड्स में होना चाहिए। तो इस वजह से, और उस टाइम में तो और भी ज्यादा, तो जैसे जैसे बुक्स की डिमांड इंक्रीज हो रही थी, तो बुक सेलर्स में एक बहुत अच्छी बिजनेस अपॉर्चुनिटी उनको मिल गई थी। तो इन्हें क्या करने लग गए थे, पूरी कंट्री के जो डिफरेंट पार्ट्स है, ठीक है, जो डिफरेंट कंट्रीज है, इवन अपने यूरोप में तो कर ही रहे थे, फिर डिफरेंट कंट्रीज में भी क्या करने लग गए, ये बुक्स को एक्सपोर्ट करने लग गए, वहां की भी डिमांड को ये सप्लाई करने लग गए। इसके बाद है फिफ्थ पॉइंट, देयर वाज एवर स्टॉक आउट ऑफ हैंड रिटन मैन्यूस्क्रिप्ट्स। अच्छा पहले मैन्यूस्क्रिप्ट्स पता करते हैं क्या होता है, देखिए यहाँ लिख दे रहे हैं, मैन्यूस्क्रिप्ट्स क्या होती हैं, यही अगर डेफिनेशन आती है तो आपको उसको डिफाइन करके भी बताना एग्जाम में। तो देखिए मैन्यूस्क्रिप्ट्स क्या है, द हैंड रिटन बुक्स रिकॉर्ड used in past, made of usually palm leaves, ठीक है, जो पाल्म लीव्स होती थी उनसे इन क्या बनाया जाता था, मैन्युस्क्रिप्ट को बनाया जाता था। ये हैंड रिटन बुक्स और रिकॉर्ड्स होती थी जो हम पास्ट यानी एशियंट हिस्ट्री में यूज करते थे, जब पेपर क्या नहीं हुआ था, इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था, तो हम मैन्युस्क्रिप्ट्स को यूज किया करते थे। तो मैन्युस्क्रिप्ट्स क्या थी, पाल्म लीव्स थी। अब देखो पाल्म लीव्स है तो बायोडिग्रेडेबल है, ठीक है, डिकम्पोज हो सकती थी, इसीलिए इसके जो स्टॉक आउट, ये हमेशा स्टॉक आउट रहता था, हमेशा, मतलब इसकी डिमांड इतनी रहती थी, ये हमेशा स्टॉक आउट रहता था। तो इसकी कॉपिंग बहुत एक्सपेंसिव थी, ठीक है, लेबेरियस थी, लेबेरियस का मतलब क्या हो गया, इसमें लेबर बहुत चाहिए, डिमांड, लेबर की डिमांड ज्यादा थी, और टाइम कंज्यूमिंग बिजनेस था, यानी मैन्युस्क्रिप्ट्स को प्रोड्यूस करना इज वेरी टाइम कंज्यूमिंग बिजनेस, वेरी एक्सपेंसिव, ठीक है, क्योंकि ये भाई देखो पाल्म लीफ से बनी है तो इनको हैंडल करना भी मुश्किल होगा, तो देखो मैन्युस्क्रिप्ट्स वर फ्रेगाइल ऑकवर्ड टू हैंडल, इसलिए इनको हैंडल करना भी मुश्किल हो जाता था, क्योंकि डैमेज हो जाती थी आसानी से। देखो पाम लीव्स की आप सोच सकते हो कितने दिन तक इसको हम कंजर्व करके रख सकते हैं, इसीलिए आप प्रिजर्व करके रख सकते हैं, इसीलिए जो ये हैंड रिटन मैन्युस्क्रिप्ट्स की जो डिमांड थी वो कभी पूरी होती ही नहीं थी। तो इस चीज को सॉल्व किया पेपर ने, ठीक है, जो चाइना में सबसे पहले इंट्रोड्यूस हुआ। उसके बाद हमारा लास्ट पॉइंट है इसका, इन 1430s में क्या, जॉन गटनबर्ग ने क्या किया, एक नई प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी के साथ ये भी आए, और इन्होंने सबसे पहली प्रिंटिंग प्रेस को डेवलप किया, इंट्रोड्यूस किया, कहाँ पर, स्ट्रासबर्ग में, जर्मनी, जो कहाँ पर है, जर्मनी में। तो काफी अगेन एक इंपॉर्टेंट वन मार्कर है।
ये भी आ सकता है कि किसने सबसे पहली प्रिंटिंग प्रेस डेवलप करी, ये भी आ सकता है कि सबसे पहली प्रिंटिंग प्रेस कहाँ पे हुई, डेवलप हुई थी, कब हुई थी, ऐसा कुछ भी आ सकता है। मतलब इसमें से कैसे भी करके क्वेश्चन आ सकता है। ये काफी वन इंपॉर्टेंट वन मार्कर है अगेन। ठीक है, तो क्या किया था जॉन गटनबर्ग, अभी हम इसको आगे एक्सप्लोर भी करने वाले हैं, ठीक है, एलोबरेट करेंगे नेक्स्ट पॉइंट में। तो ये जो जॉन गटनबर्ग थे, इन्होंने एक नई प्रिंट टेक्नोलॉजी के साथ आई और इन्होंने सबसे पहली प्रेस को इंट्रोड्यूस किया, कहाँ पर, स्ट्रासबर्ग जर्मनी में। तो इस तरीके से हमने प्रिंट इन यूरोप को कंप्लीट कर लिया है। तो इसके नोट्स बनाइए। तो हमने प्रिंट इन यूरोप में एक लास्ट पॉइंट कवर करा था कि जॉन गटनबर्ग थे जिन्होंने क्या किया था, अपनी कुछ टेक्नोलॉजी वगैरह यूज करके उन्होंने सबसे पहले फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस को इंट्रोड्यूस किया था, स्टैब्लिश किया था। ठीक है, तो उसी पॉइंट का हम थोड़ा सा एलोबरेट करने जा रहे हैं। तो पहला पॉइंट क्या कि जो गटनबर्ग है उनके पास काफी स्किल्स थी। तो पहली स्किल क्या थी उनके पास, कि वो स्टोन्स को काफी अच्छे से पॉलिश करते थे। उनके पास ये स्किल थी कि वो स्टोन्स की पॉलिशिंग बहुत अच्छे से जानते थे। इसी वजह से एक मास्टर गोल्ड स्मिथ थे। गोल्ड स्मिथ कौन होता है, यानी एक तरह का सुनार समझ लो, जो क्या करता है कि गोल्ड के ऑर्नामेंट्स बनाता है, ज्वेलरी बनाता है। ठीक है, तो ऐसे काफी अच्छे गोल्ड स्मिथ थे ये। इनके पास इसके अलावा एक और नॉलेज थी, कह सकते हो स्किल थी, कि ये मोल्ड्स बनाते थे। किसके मोल्ड्स बनाते थे, लेड मोल्ड्स। जैसे देखा होगा केक वेक बनाते हैं, पुडिंग बनाते हैं, तो अलग अलग शेप के मोल्ड्स होते हैं ना, आइसक्रीम वगैरह के ऐसे मोल्ड्स होते हैं, तो उसमें अपना बैटर डालते हैं। ठीक है, और वो उसी शेप में जो हमारे पास प्रोडक्ट होता है, जो भी समझ लो पुडिंग है या आइसक्रीम है, वो उसी शेप का निकलता है, जैसे भी शेप है। तो इस तरीके से लेड के मोल्ड्स बनाते थे। अब इसका यूज किस लिए होता था, ट्रिंकलेट्स बनाने के लिए। क्या बनाने के लिए, ट्रिंकलेट्स बनाने के लिए। ट्रिंकलेट्स क्या होती है, छोटी छोटी ज्वेलरी होती है, छोटी छोटी ऑर्नामेंट्स होती हैं जो लेडीज वेयर करती हैं। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हो ट्रिंकलेट्स को, स्मॉल ज्वेलरी। जैसे रिंग हो गया, इयररिंग्स हो गए, स्टड्स हो गए, ठीक है, पेंडेंट हो गया, नेकलेस हो गया, ऐसे छोटी छोटी चीजों को हम ट्रिंकलेट्स बोलते हैं। तो लेड मोल्ड्स का यूज करते थे ट्रिंकलेट्स को बनाने के लिए। अब सेकंड पॉइंट क्या है, अपनी इन्हीं नॉलेज के बेस पे, जो इनको पहले से जो स्किल्स आती थी, ये जो नॉलेज आती थी, इन्होंने क्या किया, उसमें प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी को क्या किया, मिक्स करके इनोवेट किया और एक नई चीज बनाई। और क्या कर दिया इन्होंने, प्रिंट प्रेस को, यानी प्रिंटिंग जो प्रेस होती है, उन्होंने वो उसको स्टेब्लिश कर दिया। ठीक है, अपनी पुरानी नॉलेज और थोड़ा बहुत जो प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी उस समय चल रही थी, उसको यूज करके उन्होंने अपनी फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस को इंट्रोड्यूस किया। फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस को इंट्रोड्यूस करने के बाद 1448 में उनकी पहली बुक क्या हुई, प्रिंट हुई उनकी प्रेस में, जो क्या थी, बाइबल थी। क्या थी, बाइबल थी। अब इनका आइडिया इतना ज्यादा चल गया कि डिफरेंट यूरोप की डिफरेंट कंट्रीज में अब क्या होने लग गई, कई मल्टीपल प्रिंटिंग प्रेसेस स्टैब्लिश होने लग गई, डेवलप होने लग गई। ठीक है, तो जो जॉन गटनबर्ग थे, जो भी आप प्रिंटिंग प्रेस देख रहे हो, तो इनकी टेक्नोलॉजी थी, ये सबसे पहले लेके आए थे, ये जानते थे इस टेक्नोलॉजी को। इन्होंने अपनी पुरानी नॉलेज, जो इनकी स्किल्स थी, उनको क्या किया, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी के साथ मिक्स वगैरह करके एक इनोवेशन दिया। ठीक है, क्रिएटिविटी करी इन्होंने और क्या बना दिया, एक प्रिंटिंग प्रेस को इंट्रोड्यूस कर दिया। तो उसको नोट करिए। तो अब बात करते हैं द प्रिंट रेवोल्यूशन एंड इट्स इम्पैक्ट। तो उसमें जो फर्स्ट टॉपिक है वो हमारा अ न्यू रीडिंग पब्लिक। देखिए, जैसे जैसे लोगों के पास बुक्स का एक्सेस आ रहा था, ठीक है, रीडिंग मटेरियल का एक्सेस आ रहा था, वैसे वैसे लोग एक न्यू कल्चर बना रहे थे। किस चीज का न्यू कल्चर प्रमोट कर रहे थे, रीडिंग का। ठीक है, लोगों के अंदर पढ़ने का शौक बन रहा था। ठीक है, लेकिन फिर भी देखो 20th सेंचुरी तक तो यूरोपियन कंट्रीज, बहुत सारी ऐसी यूरोपियन कंट्रीज थी जिसमें जो लिटरेसी रेट है वो काफी लो थे। इसी वजह से ये एक बहुत बड़ी मुश्किल था, एक बहुत बड़ा हर्डल था, जो क्या कर रहा था, इस कल्चर को ज्यादा स्प्रेड नहीं होने दे रहा था। ठीक है, पूरी तरीके से स्प्रेड नहीं होने दे रहा था, पूरी तरीके से फैलने नहीं दे रहा था। कौन से कल्चर को, रीडिंग के कल्चर को। क्यों नहीं हो पा रहा था ये, क्योंकि 20th सेंचुरी तक भी क्या होने लग गया, यूरोपियन कंट्रीज थी, काफी ऐसी की यूरोपियन कंट्रीज थी जहाँ पे लिटरेसी रेट काफी कम थे। ठीक है, अब जो लास्ट पॉइंट है इसमें ये है, इसी वजह से इस रीडिंग कल्चर को प्रमोट करने के लिए जो प्रिंटर्स थे वो क्या पब्लिश करने लग गए, बुक्स वगैरह। ठीक है, स्टोरी वगैरह, फोक टेल्स जो होती है वो प्रमोट पब्लिश करने लग गए, और इनको पिक्चर्स के साथ इलस्ट्रेट करते थे ताकि जो रीडर्स हैं उनको समझ में आए। ठीक है, उनको और ज्यादा इंटरेस्टिंग लगे, उनका इंटरेस्ट बने रीडिंग में। तो इस कल्चर को प्रमोट करने के लिए जो पब्लिशर्स थे, प्रिंटर्स थे, वो क्या प्रिंट करने लगे, पॉपुलर फोक टेल्स और स्टोरीज जो होती थी उस जमाने की, उनको पब्लिश करने लग गए। तो इस तरीके से एक पब्लिक रीडिंग कल्चर बन रहा था पब्लिक के अंदर। ठीक है, तो इसको नोट डाउन करिए। अब इसी पार्ट के अंदर अब एक सेकंड सेक्शन है जो है रिलीजियस डिबेट्स एंड द फियर ऑफ प्रिंट। अब देखिए, कुछ लोगों के लिए तो गॉड गिफ्ट हो गया था। ठीक है, मतलब
प्रिंट कल्चर लोगों के लिए काफी लोगों की हेल्प हुई थी, बिजनेसमैन के लिए काफी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल गई थी उनको। ठीक है, जो रीडिंग पब्लिक है उसकी एक काफी अच्छा कह सकते हो प्लेजर मिल गया था, एडवेंचरस एक्टिविटी मिल गई थी। लेकिन कुछ लोगों के लिए ये डर भी लेके आया। ठीक है, प्रिंट कल्चर ने कुछ लोगों के मन में डर भी बैठा दिया। किस चीज का डर? देखिए, कुछ लोग ये बिलीव करने लग गए थे कि हम, जैसे प्रिंट कल्चर आ रहा है, ठीक है, लोगों के अंदर फिर रीडिंग कल्चर भी आ रहा है, लोग रीडिंग भी कर रहे हैं, बुक्स भी रीड कर रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो उन बुक्स की वजह से, इस रीडिंग कल्चर की वजह से क्या हो, लोगों के अंदर वो जो थॉट्स हमने पैदा करे हैं, ठीक है, वो कहीं खत्म ना हो जाए या वो रिबेलियस ना हो जाए। जो थॉट्स, जो कंजर्वेटिव थॉट्स हम लोगों ने सोसाइटी में स्टेट करके रखे हुए हैं, वो कहीं कोई अपोज ना करने लग गए। ठीक है, उनके बारे में सवाल ना करने लगे कल को खड़ा होकर उन बुक्स को पढ़कर। ठीक है, उनके अंदर कोई इररिलीजियस थॉट ना आने लगे। कुछ लोगों को ये डर सताने लगा, और वाकई जो जिस चीज का डर था लोगों के अंदर वो हुआ भी। 1570 में एक रिलीजियस रिफॉर्मर है मार्टिन लूथर। कौन है? मार्टिन लूथर। ये एक रिलीजियस रिफॉर्मर है जिन्होंने एक बुक लिखी 95 थेसिस, यानी ये 95 थेसिस हैं। उन 95 थेसिस में उन्होंने क्या बताया उन्होंने कि जो रोमन कैथोलिक चर्च है उसमें कैसे कुछ उनकी प्रैक्टिसेस हैं, कुछ उनके रिचुअल्स हैं, कुछ उनके रिवाज हैं जो कि गलत है, जो सही नहीं है। उनको क्रिटिसाइज किया, उनको बताया कि इसमें ये कमी है, इसमें ये कमी है, ये अंधविश्वास है, ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये गलत है। इस टाइप से उन्होंने 95 थेसिस एक बुक लिखी जिसमें उन्होंने इन चीजों को बताया। ठीक है, किसके बारे में बताया था? रोमन कैथोलिक चर्च के रिचुअल्स और प्रैक्टिसेस के बारे में। अब इससे क्या हुआ, चर्च के विद इन द चर्च डिवीजन हो गया। क्या हो गया? डिवीजन हो गया विद इन द चर्च, और एक प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन हुआ। ठीक है, प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन हुआ लोगों का, जो क्या करने लग गए, ऐसे इररिलीजियस थॉट्स है, जो स्टेरियोटाइप चीजें, जो कंजर्वेटिव लोगों ने बैठा के रखी है सोसाइटी में कि ऐसा करना चाहिए, वैसा करनी चाहिए, ऐसे करने से ऐसा होगा, उन चीजों को लोग क्या करने लग गए, अपोज करने लग गए, प्रोटेस्ट करने लग गए। ठीक है, तो जिससे एक क्या रिफॉर्मेशन बनी, जिसका नाम क्या पड़ा? प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन। ठीक है, किसकी वजह से हुआ था? मार्टिन लूथर की वजह से हुआ था, जिन्होंने रोमन कैथोलिक चर्च के जो कुछ रिचुअल्स हैं, कुछ रिवाज हैं, प्रैक्टिसेस हैं, जिन्हें उन्होंने क्रिटिसाइज किया था अपनी किस बुक में? 95 थेसिस का। तो यही डर लोगों के अंदर आ रहा था प्रिंट कल्चर की वजह से, कुछ लोगों के अंदर। ठीक है, काफी लोगों के लिए तो गॉड गिफ्ट भी था, जैसा कि लूथर ने कहा भी कि प्रिंटिंग इज द अल्टीमेट गिफ्ट ऑफ गॉड एंड ग्रेटेस्ट वन। प्रिंटिंग क्या है? एक बहुत बढ़िया गॉड गिफ्ट है हमारे लिए, और सबसे अच्छा है, काफी ग्रेट है। ठीक है, उन लोगों के लिए। तो इस तरीके से कुछ लोगों के लिए तो जो प्रिंटिंग कल्चर था, रीडिंग कल्चर था, वो गॉड गिफ्ट था, और कुछ लोगों के लिए क्या था? एक डर था। ठीक है, तो इस तरीके से हमने कंप्लीट कर लिया ऐसे रिलीजियस डिबेट्स एंड द फियर ऑफ प्रिंट। अब बात करते हैं रीडिंग मनिया। ठीक है, देखिए रीडिंग मनिया क्या है, मतलब जैसे मैंने बताया रीडिंग कल्चर बढ़ रहा था, तो रीडिंग मनिया ये वो ग्रुप है जो काफी पुअर लोग थे। मतलब कैसे पुअर लोगों के बीच में ये रीडिंग जो कल्चर है वो आया, कैसे आगे बढ़ा। देखिए 18 सेंचुरी, यानी एंड ऑफ 18 सेंचुरी तक यूरोप के काफी पार्ट्स में जो लिटरेसी रेट था वो 60 to 80% हो चुका था, मतलब इतना बढ़ चुका था। हमने पहले क्या पढ़ा था कि रीडिंग कल्चर क्यों प्रमोट नहीं हो पा रहा था, क्या हर्डल्स आ रहे थे, कि लिटरेसी रेट ही बहुत गिरा हुआ था, काफी लो लिटरेसी रेट था यूरोप के काफी पार्ट्स में, जिसकी वजह से रीडिंग कल्चर आगे बढ़ नहीं पा रहा था, प्रमोट नहीं हो पा रहा था। लेकिन देखा गया कि 18 सेंचुरी के एंड तक काफी पार्ट्स थे यूरोप के जहाँ पे लिटरेसी रेट 60 to 80% बढ़ गया। ठीक है, अब उसके क्या क्या रीजंस हैं? इंग्लैंड में एक फ्रांस का सीन है, एक इंग्लैंड का, तो एक एक करके पढ़ते हैं। देखिए इंग्लैंड में क्या हुआ था, एक पेनी चैपबुक्स नाम की चीज है। अब ये क्या है, आ जाता है एग्जाम में, ये यहाँ से एक 1 मार्कर है। ठीक है, पेनी चैपबुक्स क्या होती हैं? पेनी चैपबुक्स मतलब जो सिर्फ पेनी के लिए बिकती है, मतलब पेनी में बिक जाती है। ठीक है, बहुत चीप बुक्स होती है ये। और इन्हें कौन बेचता है? मतलब किसके लिए होती है? पेटी पेडलर्स के लिए होती है। पेटी पेडलर्स कौन होते हैं? जो अनवांटेड, ज्यादा अन इम्पोर्टेंट लोग होते हैं। ठीक है, ज्यादा मतलब गरीब होते हैं, जिनकी जो एक जगह से दूसरी जगह कुछ ना कुछ सामान बेचते रहते हैं। ये उन लोगों के लिए होती थी, उन लोगों के पढ़ने के लिए। ये क्यों पब्लिश हुई थी? ताकि जो पुअर पीपल है, जो महंगी बुक्स को अफोर्ड नहीं कर सकता, वो इन्हें खरीद के पढ़ सकता है। ठीक है, पढ़ना लिखना सीख सकता है, कम से कम एक अपना कहते हैं ना लिटरेट हो सकता है। तो ये उन लोगों के लिए बनी थी, इसीलिए। और इन्हीं पैटी पैडलर्स को हम चैपमैन कहते हैं। क्या कहते हैं? चैपमैन कहते हैं। ठीक है, किसके लिए बनी थी? ये पुअर लोगों के लिए पेनी चैप बुक्स बनी थी, इसलिए इसका नाम पेनी चैप बुक्स पड़ा है, क्योंकि ये पेनी की बिकती थी, काफी सस्ती होती थी। और किसके लिए बनी थी? पैटी पैडलर्स के लिए बनी थी, गरीब लोगों के लिए बनी थी। ठीक है,
अब इसके बाद आता है मतलब ऐसे अलग अलग केसेस की वजह से, ऐसे यूरोप के काफी पार्ट्स थे, ऐसे कई रीजंस थे जहाँ पे ऐसी चीजें हो रही थी, जिसकी वजह से जो ये वाला सेक्शन है वो क्या हो रहा था, प्रमोट कर रहा था रीडिंग कल्चर को, और लिटरेसी रेट इसी वजह से बढ़ रहा था। ठीक है, अब फ्रांस में क्या है, बिब्लियोथेक ब्लू। अब इसका मतलब क्या है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट वन मार्कर हो सकता है कि ये क्या होता है, ये हमारा एक वन मार्कर क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, बिब्लियोथेक क्या, ब्लू क्या होता है हमारा, ये एक तरह की लाइब्रेरी है। क्या है, एक ब्लू लाइब्रेरी। ब्लू का मतलब क्या होता है, ब्लू मतलब कलर है, और बिब्लियोथेक का मतलब लाइब्रेरी। ठीक है, यहाँ पे लो प्राइस बुक होती थी, काफी सस्ती बुकें मिलती थी, ताकि मैंने कहा जैसे इंग्लैंड में कंसर्न था कि पुअर लोग पढ़ सकें। ठीक है, तो काफी लो प्राइस बुक्स हुआ करती थी। अब भाई लो प्राइस है, तो जो क्वालिटी होगी पेपर की वो भी काफी लो होगी, काफी चीप होगी। ठीक है, और एक कवर जो होता था काफी चीप ब्लू कलर का कवर हुआ करता था। ठीक है, जिससे इसे बाउंड किया जाता था, होता है ना पेजेस होते हैं, पेजेस के बाहर एक कवर होता है जिससे वो पूरी बुक बाउंड होती है या कॉपी बाउंड होती है, वही चीज। तो काफी चीप क्वालिटी की बुक्स हुआ करती थी, लेकिन ऑल्दो ये क्या कर रहा था, ये जो सेक्शन, ये चीजें क्या कर रही थी, जो ये रीडिंग मनिया यानी ये जो सेक्शन है पुअर लोगों का, जो महंगी बुक्स को अफोर्ड नहीं कर सकते, जर्नल्स को अफोर्ड नहीं कर सकते, नॉवेल्स को अफोर्ड नहीं कर सकते, वो क्या जा सकते हैं, इन बुक्स के थ्रू इन सब ऑप्शंस के साथ जा सकते हैं और अपने आप को लिटरेट बना सकते हैं। लिटरेट का मतलब मैंने आपको बताया है डेवलपमेंट चैप्टर में क्या होता है, एबल टू रीड एंड राइट। ठीक है, इतना लोगों को आ जाए, इसी वजह से जो यूरोप के काफी पार्ट्स हैं जहाँ पे लिटरेसी रेट बढ़ रहा था, यही कुछ रीजन है, ऐसे हर जगह कुछ ना कुछ हो रहा होगा। ठीक है, अब एक और रीजन था, न्यूज़पेपर और जर्नल्स जो कि सस्ते ही होते हैं मोस्टली। ठीक है, ये किस लिए होते थे, वॉर्स और ट्रेड के बारे में। अब लोगों को भाई न्यूज तो चाहिए होती है, तो वो क्या पढ़ते थे, न्यूज़पेपर और जर्नल्स पढ़ते थे, जहाँ पे ट्रेड के बारे में, वॉर्स के बारे में, और जो दूसरी जगह डेवलपमेंट चल रहा है, ठीक है, डेवलपमेंटल न्यूज होती थी, उनके बारे में जानते थे। किसके थ्रू जानते थे, न्यूज़पेपर और जर्नल्स के लिए। तो इतना तो लोगों को समझ में आ गया, अगर हमें थोड़ा सा आगे रहना है, थोड़ा सा आगे बढ़ के चलना है, ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एटलीस्ट हमें लिटरेट तो बनना पड़ेगा। इस कंसर्न को सब लोग प्रमोट करने लग गए, और इसी वजह से जो लिटरेसी रेट है यूरोप का काफी पार्ट्स में 18th सेंचुरी के लास्ट तक 60 to 80% हो गया। तो ये है हमारा रीडिंग मनिया का सेक्शन। ये सिर्फ 4 पॉइंट्स है, 4 पॉइंट्स में मैंने आपको बता दिए, ये वन मार्कर बन सकता है आपको, ये भी एक वन मार्कर बन सकता है। तो कैसे प्रिंट कल्चर ने फ्रेंच रिवॉल्यूशन को प्रमोट किया। देखिए, फ्रांस में आपको पता है क्या चल रहा था, मेजरली दो सेक्शंस थे, एक आपका रॉयल और एलाइट सेक्शन था, और एक आपका वीक सेक्शन था। ठीक है, पुअर लोगों का, ये काफी प्रिविलेज लोग थे, और ये क्या थे, पुअर लोग थे, काफी इनके पास पावर्स नहीं थी, इनके पास काफी पावरफुल थे, भले कम हो लेकिन काफी पावरफुल थे। ये बहुत सारे थे बट स्टिल क्या थे, काफी वीक थे। ठीक है, अब क्या हो रहा था, ये काफी क्रिटिसाइज कर रहे थे, यानी ये जो रॉयल सेक्शन है ये काफी क्रिटिसाइज कर रहा था इस वीकर सेक्शन को। ठीक है, अब क्या हो रहा था, कुछ लोग तो इसे अपनी डेस्टिनी मान के जी रहे थे कि हाँ ये तो हमारी किस्मत है, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। अब कुछ लोग क्या कर रहे थे, कुछ लोगों के अंदर नहीं वो रिवॉल्यूशनरी वाली फीलिंग आ रही थी, नेशनलिज्म वाली फीलिंग आ रही थी कि नहीं हमें इसके अगेंस्ट जाना है। तो ये आइडिया कुछ लोगों तक था, फिर कुछ लोगों ने बातचीत करके आपस में, ठीक है, सीक्रेट मीटिंग्स करके, जैसे हमने फ्रेंच रिवॉल्यूशन में पढ़ा था, है ना, और राइज ऑफ नेशनलिज्म यूरोप में पढ़ा था, उन्होंने क्या करके इसको सीक्रेट मीटिंग्स वगैरह करके क्या किया, प्रमोट किया। अब ये जो मतलब कह सकते हो प्रमोशन है नेशनलिज्म फीलिंग का, ये काफी बैरियर था, काफी मतलब समझ सकते हो, मतलब लिमिटेड था, कुछ लोगों तक कर सकते थे और काफी टाइम लगता था, और लोग उससे ज्यादा मतलब रिलेट भी नहीं करते थे, अच्छा सुनते थे, और हाँ कुछ लोग तो छोड़ देते, अरे यार नहीं हमारी तो किस्मत है, हम ऐसे रहेंगे, हम इसमें पढ़ेंगे नहीं, ऐसी वाली सोच। तो प्रिंट कल्चर ने इस चीज को काफी रिजॉल्व कर दिया। कैसे, देखिए, जब प्रिंट टेक्नोलॉजी होगी तो आप एक कंटेंट को काफी कम समय में काफी ज्यादा चीजों में प्रिंट कर सकते हो। ठीक है, विच इज बेटर देन द हैंड रिटन थिंग्स। ठीक है, हैंड रिटन कंटेंट से वो बेटर है। तो कुछ जो कंटेंट है वो कम समय में ज्यादा लोगों के पास जा सकेगा। तो ये जो प्रिंट टेक्नोलॉजी का एडवांटेज था वो फ्रेंच रेवोल्यूशन को मिला। कैसे मिला भी देखते हैं। देखिए, लिखा भी है, प्रिंट कल्चर पॉपुलराइज्ड आइडियाज ऑफ द एनलाइटमेंट थिंकर्स। अब एनलाइटमेंट थिंकर्स क्या है, सिंपल सी बात है, रिवॉल्यूशनरीज। आप रिवॉल्यूशनरीज भी लिख सकते हो, ठीक है, रिवॉल्यूशनरीज या रिबेलियस जो लोग थे, रिबेल्स थे, वो सब। ठीक है, दूसरा है प्रिंट कल्चर क्रिएटेड अ न्यू कल्चर ऑफ डिबेट। अब क्या हुआ कि ये क्या करने लग गए, प्रिंट कल्चर कुछ ना कुछ कंटेंट के थ्रू क्या करने लग गए, कोई स्टोरी के थ्रू, ड्रामा के थ्रू, पोएम के थ्रू, या ऐसी बेसिक चीजों के थ्रू, ठीक है, वो क्या करने लग गए,
जो ये आपका रॉयल सेक्शन है, एलाइट सेक्शन है, इसने जो भी चीजें हैं, इसके कुछ पॉइंट्स हैं, उसको क्या करने लग गए, क्रिटिसाइज करने लग गए। जो वहां पे मोनार्की रूल चल रहा था, उसके कुछ सिस्टम्स को क्रिटिसाइज करने लग गए कि ये नहीं जो होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। अलग अलग तरीके से, वैसे तो डायरेक्ट सेंसरशिप वहां पे इम्पोज हो गया था, लेकिन किसी इनडायरेक्ट वे में लोगों को बताने लग गए कि ये चीज ऐसी है, ये चीज ऐसी है, ठीक है। तो इससे क्या होने लगा, लोगों के अंदर डिबेटिंग कल्चर आ गया कि नहीं ये तो हमें अब आवाज उठानी है, अब आ गया उनके अंदर वो फीलिंग, ठीक है। अब क्या हुआ, 1780s में जो लिटरेचर उसने काफी बूम किया, काफी अच्छे से फैला, और उसने क्या किया, जो रॉयल और एलाइट सेक्शन है, जैसे मैंने पहले भी बताया, उसको क्रिटिसाइज करने लग गए कि नहीं ये गलत हो रहा है। मतलब अब काफी लोगों के अंदर, जो कुछ लोगों से रिवॉल्यूशन शुरू हुआ था, वो अब धीरे धीरे काफी लोगों के बीच आ चुका था, वो कंसेप्ट, वो फीलिंग। इसके बाद और कैसे करने लग गए थे, पिक्चर्स और स्लोगन्स के थ्रू। लिखा भी है, स्टोरी, स्लोगन्स, कोट्स, सॉन्ग्स, पोइट्री, ड्रामा एक्सेट्रा प्रिंटेड एंड प्रमोट द रिवॉल्यूशन एंड यूनाइट डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी टुगेदर। अब ये प्रिंट कैसे हो रहे थे, मैंने आपको बताया, कुछ अपनी मतलब कह सकते हो पर्सनल प्रिंटिंग प्रेस बना के ये लोग कर रहे थे। और उसको देखो, डायरेक्टली तो कुछ प्रिंट कर नहीं सकते थे, सेंसरशिप लगा था, इस चीज को ध्यान देना है। डायरेक्टली तो नहीं कर सकते, तो सेंसरशिप लगा था। उसमें वो क्या करते थे, इनडायरेक्ट वे में, जैसे स्टोरी कुछ और लिखी है, ठीक है, उसके बीच में कुछ ऐसा सेक्शन डाल दिया जिससे लोगों का कंसेप्ट कहाँ जाए, कि जो वहां पे ये जो रॉयल और एलाइट सेक्शन आपका जो भी क्रिटिसिज्म कर रहा है वीक सेक्शन पे, उसको शो हाईलाइट करने के लिए, शो करने के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से इन्होंने प्रिंट कल्चर को फ्रेंच रिवॉल्यूशन में प्रमोट करवाया, और ये काफी मतलब कह सकते हो सक्सेसफुल भी हुआ। मतलब ये प्रिंट कल्चर एक काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर है फ्रेंच रिवॉल्यूशन के सक्सेसफुल होने में। तो उसको नोट डाउन करिए, आपको यही 4 पॉइंट्स लिख के आ जाने हैं, बस इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दीजिएगा। अब देखते हैं कि 19th सेंचुरी तक प्रिंट कल्चर का या रीडिंग कल्चर का क्या हाल था, ठीक है, देखते हैं। देखिए, इसमें हम एक सेक्शन कवर करने वाले हैं, चिल्ड्रन, वुमेन और वर्कर्स, ठीक है। ये काफी इग्नोर्ड सेक्शन होते हैं, आपको पता है। तो इनके लिए प्रिंट कल्चर ने या रीडिंग कल्चर ने कैसे इनको आगे बढ़ाया, इन पे क्या इम्पैक्ट डाला। देखिए, चिल्ड्रन के लिए ये 4 पॉइंट्स है। तो ये वाला पॉइंट हमारा चिल्ड्रन का है, ये हमारा वुमेन का है, ये दोनों वुमेन के हैं। ये वाला पॉइंट हमारा वर्कर का है, ठीक है, ये वाला। आप एग्जाम में कैसे कर सकते हो, चिल्ड्रन लिख सकते हो, हेडिंग डालोगे, मतलब इसके भी अंदर एक सब हेडिंग डालोगे चिल्ड्रन, फिर उसको कोलन लगा के आप स्टार्ट कर सकते हो इस पॉइंट को, एक पॉइंट और लिख सकते हो, ठीक है। फिर वुमेन के लिए ऐसे 2 लिख सकते हो, इनको कनेक्ट करके आप तीसरा पॉइंट भी लिख सकते हो। अब तीसरा पॉइंट कहाँ से बनाओगे, जैसे इसमें लिखा हुआ आपको दिख रहा है, इंपॉर्टेंट रीडर्स थी, राइटर्स थी, और हम पढ़ेंगे इसे। तो आप तीसरा पॉइंट क्या बना सकते हो कि अच्छा हाँ, इससे क्या हुआ, वुमेन काफी एडवांस होने लग गई, उनको काफी इंफॉर्मेशन होने लग गई, काफी इंफॉर्मेटिव होने लग गई, जिससे इन्होंने अपनी स्किल्स को भी डेवलप करने लग गई, और काफी एडवांस हो गई वुमेन, ठीक है। काफी उनको प्रमोशन, मतलब अपने आप को काफी उन्होंने डेवलप किया। तो एक एक करके ऐसे आप पॉइंट्स बढ़ा सकते हो, क्योंकि देखिए जो आपका तीसरा चौथा पॉइंट है, जो भी पॉइंट्स आप जब बना रहे हो, एक्स्ट्रा पॉइंट्स बना रहे हो, वो आपके शुरू के पॉइंट्स के साथ कनेक्ट करना चाहिए। आप बना सकते हो, थ्योरी मतलब थ्योरेटिकल सब्जेक्ट में पॉसिबल है ऐसा, तो आप कर सकते हैं ऐसा। इस तरीके से आपकी जो आंसर्स की लेंथ है वो बढ़ जाएगी, और वो अच्छा रिप्रेजेंटेबल भी लगेगा, ठीक है। तो एक एक करके पढ़ते हैं। 1857 में फ्रांस में क्या हुआ, एक चिल्ड्रन प्रेस को बनाया गया, ठीक है। अब चिल्ड्रन प्रेस क्या यहाँ पे बच्चे काम करते थे, नहीं। चिल्ड्रन प्रेस का मतलब यहाँ पे उस लिटरेचर को प्रमोट किया जाता था जो सिर्फ बच्चों के लिए बनी थी, ठीक है। यानी वो लिटरेचर थी जो डिवोटेड किसके लिए थी, बच्चों के लिए थी, डिवोटेड फॉर चिल्ड्रन। ऐसी लिटरेचर को यहाँ पे प्रमोट करते थे। अब ऐसी कैसी लिटरेचर हो सकती है, राइम्स हो सकती हैं, स्टोरीज हो सकती हैं, और भी ऐसे ड्रामा वगैरह हो सकते हैं जिसमें बच्चों को इंटरेस्ट आए, और वो क्या करें, रीडिंग कल्चर को प्रमोट करें, वो भी पढ़ना लिखना सीखे, ठीक है। तो ऐसा स्टेप, ऐसा मेजर लिया था बच्चों के लिए फ्रांस में। इसके बाद women became important readers and writers। देखिए 19th सेंचुरी आते आते तक रीडिंग कल्चर इतना बूम हो चुका था, इतना बढ़ चुका था, कि उसमें काफी अच्छा खासा सेक्शन कौन थी, विमेन थी, जो क्या करती थी, क्या करती थी, अपना पढ़ती थी, और अच्छी खासी इंपॉर्टेंट रीडर्स और राइटर्स बन चुकी थी उस सेक्शन में, ठीक है। अब आता है पेनी मैगजीन, जैसे हमने पढ़ा था पेनी चैप बुक्स, क्या पढ़ा था, पेनी चैप बुक्स, वो किसके लिए थी, डिवोटेड थी, समझ सकते हो किसके लिए होती थी वो, जो पुअर लोग होते थे, ठीक है, जो महंगी बुक्स को या महंगे प्रिंटेड आइटम्स को, कंटेंट को क्या नहीं कर सकते, अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके लिए बनी थी। ऐसी ये पेनी मैगजीन्स थी, पेनी वर्ड लिखा हुआ है, इसका मतलब ये भी क्या होंगी, काफी सस्ती होंगी, पेनीज में बिकती होंगी, जो किसके लिए स्पेशली डिजाइन थी, वुमेन के लिए थे। अब इसमें क्या था, हाउस कीपिंग बताना, कि हाउस कीपिंग स्टाइल्स क्या हो सकती है, टेक्निक्स क्या हो सकती है, टीचिंग टेक्निक्स क्या हो सकती है, ताकि वुमेन की स्किल्स क्या हो, डेवलप हो।
ये इसलिए जो मैगजीन्स थी ये इसलिए क्या होती थी, डिवोटेड होती है। जैसे हो सकता है कुकिंग रेसिपीज हो, ठीक है, घर की साफ सफाई, सैनिटेशन के बारे में टेक्निक्स हो, और भी ऐसी कई सारी चीजें, टीचिंग टेक्निक्स हो, बिहेवियर क्या होना चाहिए, ऐसी बहुत सारी चीजें किस लिए थी, ताकि वुमेन्स की स्किल डेवलप हो। तो ये इसलिए बनाया गया। इसके बाद 19th सेंचुरी में लैंडिंग लाइब्रेरीज खोली गई। लैंडिंग लाइब्रेरीज का मतलब लाइब्रेरीज को लैंड किया, किराए पे लिया गया, और वहां क्या करने लग गए, ये जो आपके व्हाइट कॉलर वर्कर्स होते हैं, आर्टिजन्स होते हैं, ये मिडिल क्लास वर्कर्स होते हैं, इन लोगों को क्या करने लग गए, पढ़ाने लग गए, एजुकेट करने लग गए, ठीक है, लिटरेट करने लग गए, ताकि ये जो सेक्शन है जो हमेशा पैसों की वजह से क्या कर सकता है, फाइनेंशियल इश्यूज की वजह से क्या कर पाता है, कभी भी एजुकेशन को, लिटरेचर को क्या नहीं कर पाता, इंकरेज नहीं कर पाता। तो इस चीज को किसने रिजोल्व किया, लैंडिंग लाइब्रेरीज ने रिजोल्व किया। ये किसके लिए थी, व्हाइट कॉलर वर्कर्स, आर्टिसंस, और जो लो मिडिल क्लास वर्कर्स होते थे उनको प्रमोट करने के लिए, उनमें लिटरेचर और रीडिंग कल्चर को लाने के लिए, ठीक है। इसके बाद कुछ और भी इनोवेशंस करी गई, मतलब फर्दर इनोवेशंस हुई किसमें, 19th सेंचुरी में, किस चीज को लेके, प्रिंट कल्चर को लेके। देखिए रिचार्ड एम होने क्या किया, एक पावर ड्राइवन प्रेस बनाई। पावर ड्राइवन का मतलब जो पावर पे चलती हो, इलेक्ट्रिसिटी पे चलती हो, ऐसी प्रेस इन्होंने डेवलप कर दी, किसने, रिचार्ड एम होने। और ये सिलेंड्रिकल प्रेस थी, यानी इसकी दो फीचर्स हैं, एक तो ये क्या है, पावर ड्राइवन है, और क्या है, एक सिलेंड्रिकल प्रेस है। ऐसी प्रेस इन्होंने क्या करी, बनाई। अब लेट 19th सेंचुरी तक, मतलब 19th सेंचुरी आते आते क्या हो गया, आने के बाद, मतलब जब खत्म होने जा रहा था 19th सेंचुरी, तो क्या हो रहा, प्रेस में मतलब ऐसा टेक्नोलॉजी आ गया कि आप 6 कलर्स भी एक साथ प्रिंट कर सकते हो। तो आप समझ सकते हो इन्होंने प्रिंट टेक्नोलॉजी कितनी पुरानी थी, कितनी, समझ सकते हो, लेस एफिशिएंट थी, उसको इन्होंने कितना ज्यादा एफिशिएंट बना दिया, ठीक है। ऐसा करने लग गए, ऐसी टेक्नोलॉजी आने लग गई कि 6 कलर्स एक साथ क्या हो सकते हैं, प्रिंट हो सकते हैं। इसके बाद 20th सेंचुरी आते आते अब जो इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड प्रेसेस हैं, यानी जो पावर ड्राइवन प्रेसेस है जो इन्होंने बनाई थी, ठीक है, वो अब बहुत ज्यादा प्रमोट होने लग गई, ठीक है, लिखा है ना, वाइडली यूज फॉर प्रिंटिंग। ज्यादातर यही प्रेस अब यूज होने लगे, और आज भी आपको पता है इलेक्ट्रिकल या सोलरी जो ऑपरेटेड होती है वो प्रेस चलती है, ठीक है। तो इस तरीके से चिल्ड्रन वुमेन वर्कर्स हैं जिन्होंने प्रिंट कल्चर को उनके अंदर प्रमोट किया गया, रीडिंग कल्चर को प्रमोट किया गया, और कुछ उसमें फर्दर इनोवेशंस, कुछ उसमें क्रिएटिविटी भी हुई जो रिचार्ड एमो ने करी थी, ठीक है। तो पूरी दुनिया में तो घूम के आ गए, देख के आ गए प्रिंट कल्चर का क्या हाल था, रीडिंग कल्चर का क्या हाल था, ठीक है, सब कुछ। अब इंडिया की बात करते हैं, ठीक है। तो इंडिया में क्या प्रिंट कल्चर का क्या सीन था, उसके पहले क्या था, तो हम कवर करने वाले हैं इस टॉपिक में। देखिए मैन्युस्क्रिप्ट्स यूज होते थे प्रिंट कल्चर से पहले, वो तो सब जगह का सीन था, मैन्युस्क्रिप्ट्स यूज होते थे। अब मैंने आपको मैन्युस्क्रिप्ट्स ऑलरेडी बता दिया है। मैन्युस्क्रिप्ट्स क्या होती हैं, एक तरह के हैंड रिटन बुक्स होती थी जो पाम लीफ पे या किसी भी ऐसे जिस पे करा जा सकता था, ठीक है, जिसको काफी टाइम के लिए प्रिजर्व करके रख सकते थे, ऐसे मटेरियल पे उसको कॉपी किया जाता था। जैसे यहाँ लिखा हुआ है, इंडिया में क्या होता था, मैन्युस्क्रिप्ट्स को पाल्म लीव्स पर और हैंडमेड पेपर पे कॉपी किया जाता था, ठीक है। ये किस कब का सीन है, प्रिंट कल्चर से पहले की बात है, ठीक है। प्रिंट कल्चर के बाद क्या हुआ, मिड 16th सेंचुरी में सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस कहाँ खुली, गोवा में। किसने खोली, पोर्टुगीज मिशनरीज थी उन्होंने, ठीक है। कब, 16th सेंचुरी में, मिड 16th सेंचुरी में पहली प्रिंटिंग प्रेस गोवा में आई। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, सबसे पहली प्रिंटिंग प्रेस कहाँ आई, गोवा में आई, इंडिया में, ठीक है। 1674 आते आते 50 बुक्स कोंकणी और कन्नड़ लैंग्वेज में प्रिंट हो चुकी थी, यानी इस प्रेस में 50 बुक्स कोंकणी और कन्नड़ लैंग्वेज प्रिंट हो चुकी थी। 1579 में, एक एक करके देखो अलग अलग है। 1579 में कैथोलिक प्रिस्ट ने एक पहली तमिल बुक को प्रिंट किया था। 1713 में अगेन कैथोलिक प्रिस्ट ने मलयालम बुक को प्रिंट किया था, समझ रहे हो। इस वाले दोनों सेम है, यहाँ के जो कह सकते हो प्रिंटर्स हैं, पब्लिशर्स हैं, यहाँ पे क्या चेंज हो रहा है, ईयर चेंज हो रहा है और लैंग्वेज चेंज हो रही है, ध्यान देना इस चीज का, ठीक है। तो कैथोलिक प्रीस्ट थे जो, उन्होंने 1579 में तो तमिल बुक को पहले प्रिंट करवाया, फिर 1713 में उन्होंने मलयालम बुक को प्रिंट किया। इसके बाद 1710 में, मतलब इससे पहले का ही सीन है ये, डच प्रोटेस्टेंट जो मिशनरीज हैं उन्होंने कम से कम 32 तमिल टेक्स्ट को प्रिंट कर दिया था, ठीक है। मतलब इस वाले साल में उन्होंने क्या किया, 32 तमिल टेक्स्ट को प्रिंट कर दिया था, किसने, डच प्रोटेस्टेंट मिशनरीज ने। इसके बाद 1780 से जेम्स ऑगस्टस ने हिक्की जो थे उन्होंने क्या किया,
बंगाल गैजेट था उसको क्या किया, एडिट करने लग गया। बंगाल गैजेट क्या है, एक वीकली मैगजीन थी जिसको एक कौन एडिट करने लग गए, जेम्स ऑगस्टस हिकी, और उसको प्रिंट करवाने लग गए, मतलब समझ सकते हो इसका रीमेक करने लग गए ऐसा कुछ, ठीक है, इस मैगजीन का रीमेक करने लग गए। तो आ सकता है बंगाल गैजेट क्या है, एक बंगाल वीकली मैगजीन है, और उसको किसने एडिट किया था, जेम्स ऑगस्टस हिकी ने, ठीक है। कब किया था, 1780 से उन्होंने स्टार्ट कर दिया था उसका एक रीमेक बनाने के लिए। अब जैसे कि हमने देखा था कि प्रिंट कल्चर के आने से कुछ लोग तो काफी खुश हो गए, ठीक है, कुछ के लिए वो गॉड गिफ्टेड था और कुछ के लिए वो फियर भी बना था, डर भी बना था। क्यों बना था, क्योंकि वो क्या कर रहा था, सोसाइटी के कुछ बिलीफ जो काफी समय से चले आ रहे हैं, जो कि शायद गलत भी है, उसको लोग क्या करने लग गए, क्रिटिसाइज करने लग गए अपने प्रिंटेड बुक्स के थ्रू, जो क्योंकि वो ज्यादा लोगों तक जा रही थी, ठीक है, उसका मास सर्कुलेशन हो रहा था, जिसकी वजह से वो जो बिलीफ्स हैं जो कि गलत है, ठीक है, वो ज्यादा लोगों तक पहुंच रहे थे, वो ज्यादा लोग अवेयर हो रहे थे। तो ऐसा डर जैसे उन कंजर्वेटिज्म के लोगों के मन में आया था, वही चीज यहाँ इंडिया में भी हो रही थी, कुछ वैसी ही हो रही थी। देखिए, पढ़ेंगे क्या करके, क्या है, रिलीजियस रिफॉर्म्स एंड पब्लिक डिबेट्स में एक सेक्शन कवर करना है हमें। फ्रॉम अर्ली 19th सेंचुरी देयर वर इंटेंस डिबेट्स अराउंड रिलीजियस इश्यूज, जैसा आज भी होता है। 19th सेंचुरी के अराउंड क्या होने लग गया कि रिलीजियस इश्यूज पे काफी ज्यादा गंभीर विवाद होने लग गए, डिबेट्स होने लग गई, जैसा आज भी होता है, आपको पता है, ठीक है। क्या होने लग गया, देखिए, डिफरेंट ग्रुप्स थे, डिफरेंट रिलीजन्स थे, वो क्या करने लग गए कि दूसरे रिलीजन के जो भी बिलीफ्स हैं, जो भी बिलीफ सिस्टम उनके में चलता है, उनको अपनी तरफ से गलत इंटरप्रेट करने लग गए, ठीक है, अपनी अपनी नई नई इंटरप्रिटेशन देने लग गए, गलत या जो भी कहो आप, ठीक है, गलत सही जो भी है, नया नया इंटरप्रिटेशन दे, अच्छा उनके रिलीजन में ये जो ये वाला बिलीफ है ना, वो गलत है, वो ऐसा नहीं ऐसा है, उसका मतलब ये है, वो जो बताते अलग है, उसका मतलब ये है, ऐसे सब नए नए इंटरप्रिटेशन देने लगे, जैसा आज भी होता है। एक दूसरे के बिलीफ सिस्टम को क्या करने लग गए, गलत बताने लग गए, या उसकी नई नई इंटरप्रिटेशन देने लग गए, ठीक है, जिससे क्या होने लगे, डिबेट्स होने लग गई दो रिलीजन ग्रुप्स के बीच में, दो या दो से ज्यादा रिलीजन ग्रुप्स के बीच में। अब 1821 में राम मोहन रॉय थे, ठीक है, इन्होंने एक बुक पब्लिश करी, ठीक है, संवाद कोमड़ी। उसमें उन्होंने क्या किया, सोसाइटी के जो गलत बिलीफ्स है, जो नहीं होने चाहिए, उनको उन्होंने क्रिटिसाइज किया उस बुक में, तो काफी लोग उससे अवेयर हुए। तो फिर वहां पे भी सीन हुआ, ठीक है, वहां पे भी क्या होने लग गए, लोग अवेयर होने लग गए। तो संवाद कोमड़ी में उन्होंने क्या किया, सोसाइटी के जो गलत बिलीफ्स है उनको हाईलाइट किया, जैसे 95 थेसिस था ना, वैसा ही कुछ ऐसा है। तो 1810 में क्या हुआ कि रामचरितमानस, जो तुलसीदास की जो रामचरितमानस है, उसका सबसे पहला प्रिंटेड एडिशन आया। उससे पहले वो कॉपी करी जाती थी, मतलब टेक्स्ट हैंड रिटन उसको किया जाता था, ठीक है। तो 16 सेंचुरी का एक टेक्स्ट था, उससे तुलसीदास की जो रामचरितमानस है उसका एक प्रिंटेड एडिशन दिया गया, कब, 1810 में, ठीक है। कब, कहाँ पर, कहाँ पब्लिश किया था, कैलकाटा में पब्लिश किया था। एक बार सारे पॉइंट्स को एक बार फिर से हम समराइज कर लेते हैं। देखिए, क्या हो रहा था 19 सेंचुरी में, इंटेंस डिबेट्स होने लगे थे रिलीजियस इश्यूज के बारे में। सब डिफरेंट ग्रुप्स हैं, वो एक दूसरे को क्या करने लगे, एक दूसरे के बिलीफ सिस्टम को अपनी तरफ से इंटरप्रेट करने लग गए, ठीक है, कि ये नहीं ये होता है, ऐसा नहीं ऐसा होता है, ठीक है। तो ये डिबेट्स काफी बढ़ गए। इसके बाद 1821 में राम मोहन रॉय ने क्या किया, अपनी पहली बुक को पब्लिश किया, जो कौन सी थी, संवाद कोमड़ी थी, जिनमें उन्होंने क्या बताया कि जो भी सोसाइटी के गलत बिलीफ्स है, जो कि नहीं होने चाहिए, जो एक गलत बिलीफ सिस्टम चल रहा है सोसाइटी के अंदर, जो भी इश्यूज थे, उनको उन्होंने उस अपनी बुक में हाईलाइट किया, ठीक है। इस पे भी लोग डिबेट करने लग गए। इसके बाद 1810 में फर्स्ट प्रिंटेड एडिशन आया, किसका आया, तुलसीदास जी की जो रामचरितमानस है उसका प्रिंटेड एडिशन आया। उससे पहले वो हैंड रिटन टेक्स्ट में कॉपी किया जाता था, हैंड रिटन मतलब हाथ से लेके करा जाता है। आपको पता है, प्रिंट टेक्नोलॉजी से पहले हैंड रिटन उसका कॉपी किया जाता था, ये चलता था वहां पे, हर जगह यही चलता था जब प्रिंट टेक्नोलॉजी से पहले। तो रामचरितमानस जो तुलसीदास जी की है, उसका एक प्रिंटेड एडिशन आया, एक प्रिंटेड फर्स्ट प्रिंटेड एडिशन आया 1810 में, कहां पर, कैलकाटा में, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या कवर कर लिए, रिलीजियस रिफॉर्म्स एंड पब्लिक डिबेट्स। अब उसके बाद कुछ न्यू फॉर्म्स ऑफ पब्लिकेशन भी आई, यानी अब नई नई तरीके से, मतलब नई नई लिटरेरी फॉर्म ने क्या किया, जन्म लिया, बॉन्ड लिया। उसके बाद उसमें जैसे क्या है, नॉवेल हो गया, ठीक है, लिरिक्स, शॉर्ट स्टोरीज, एसेज वगैरह, ये सब एंटर होने लग गए, ठीक है, ये करके पढ़ते हैं। नॉवेल डेवलप इन यूरोप सून एक्वायर्ड इन इंडिया इन इंडियन फॉर्म्स एंड स्टाइल्स। अब जो नॉवेल कल्चर लिखा भी है, नॉवेल कल्चर जो यूरोप में डेवलप हुआ, वो इंडिया में भी क्या होने लगे, कॉपी करने लग गए उस चीज को, उस कल्चर को इंडिया में भी
इंडियन स्टाइल में, इंडियन फॉर्म्स में उसको क्या करने लग गए, नॉवेल्स को भी यहाँ पर भी वो पब्लिश होने लग गई। एक नया लिटरेरी फॉर्म भी आ गया इंडिया में, ठीक है। अब कुछ नए लिटरेरी फॉर्म्स अलग भी आए, जैसे लिरिक्स हो गए, शॉर्ट स्टोरीज हो गया, एसेज हो गए, जो किसके बारे में होते थे, सोशल वर्ल्ड और इकोनॉमिकल वर्ल्ड के बारे में, यानी जो सोशल मैटर्स होते थे, जो भी इकोनॉमिकल मैटर्स होते थे, जिनके बारे में सोसाइटी को पता होना चाहिए, कंट्री को पता होना चाहिए, वो मैटर्स उसमें क्या होने लगे, प्रिंट होने लगे इन न्यू लिटरेरी फॉर्म्स के थ्रू, ठीक है। अब कुछ पेंटर्स थे, जैसे राजा रवि वर्मा है, ठीक है। पेंटर्स के लिए तो बहुत अच्छा था, वो अपनी पेंटिंग, एक-एक पेंटिंग को क्या कर सकते थे, उसको पब्लिश करवा सकते थे मास सर्कुलेशन के लिए। तो ऐसा कुछ पेंटर्स ने भी किया, जिसमें से एक थे राजा रवि वर्मा। उन्होंने क्या किया था, जो भी वो पेंटिंग्स बनाते थे उसका उन्होंने प्रिंट करवाया था, उसको अच्छे खासे वॉल्यूम में, और उसका एक मास सर्कुलेशन करवाया था, ठीक है। तो इस तरीके से हमने देखा कि रिलीजियस रिफॉर्म्स एंड पब्लिक डिबेट्स भी कवर कर लिया, और जो पब्लिकेशन की या लिटरेचर का नया-नया फॉर्म भी हमने पढ़ लिया है। अब जैसे कि हमने देखा था, यूरोप में प्रिंट कल्चर का क्या इम्पैक्ट पड़ा वुमेन पे, चिल्ड्रन पे और वर्कर्स पे, उसको हमने अलग-अलग करके पढ़ा था। तो ऐसे कुछ पॉइंट्स इंडिया के लिए भी हैं कि इंडिया के वुमेन पे और पुअर पीपल पे क्या फ़र्क पड़ा प्रिंट का, ठीक है? यानी प्रिंट कल्चर का। तो 3 पॉइंट्स हैं इसमें, और इसमें 2 पॉइंट्स हैं। तो पहला पॉइंट क्या है? लिबरल हस्बैंड्स एंड फादर्स बिगिन एजुकेटिंग द वुमेन ऑफ फैमिली एट होम। यानी जो लिबरल हस्बैंड्स और फादर्स, यानी इस पॉइंट के हिसाब से लिबरल का मतलब ये हो गया, वो फादर्स या वो हस्बैंड्स जो क्या करते थे, अपनी घर की बेटियों पे, वुमेन की एजुकेशन को क्या करते थे, प्रमोट करते थे, ठीक है? उसको आगे बढ़ाते थे, बढ़ावा देते थे, तवज्जो देते थे उनकी स्टडीज़ पे। तो ऐसे हस्बैंड्स और फादर्स ने क्या करना शुरू कर दिया, अपने घर पर ही क्या करने लग गए, वुमेन को एजुकेट करने लग गए, अपने घर के वुमेन्स को। अब ये जो बात है, वो कुछ कंज़र्वेटिव्स होते हैं, उनसे बर्दाश्त नहीं हुई। अब कंज़र्वेटिव हिंदूज़ क्या कहने लग गए कि हमारे लिए तो एक लिटरेट गर्ल किसके बराबर है? एक विडो के बराबर है। विडो का मतलब क्या हो गई? क्या होती है? विधवा होती है, ठीक है? एक विडो के बराबर है। एक मतलब कंज़र्वेटिव हिंदूज़ ये मानने लगे कि एक लिटरेट गर्ल हमारे लिए तो विडो के बराबर है ना? फिर मुस्लिम्स क्या कहने लग गए? मुस्लिम्स ये बोलने लग गए कि अगर वुमेन एजुकेट हो जाएगी तो हो सकता है पढ़ाई लिखाई करके कुछ ऐसी स्टोरीज पढ़े, रोमांटिक स्टोरीज पढ़े, रोमांटिक पोएम्स वगैरह पढ़े, रोमांटिक लिटरेचर पढ़े, जिससे उसका दिमाग खराब हो सकता है और वो भी इन सब चीजों की तरफ बढ़ सकती है, जिससे मुस्लिम कंजर्वेटिव भी डरने लग गए। और वो भी क्या चाहते थे कि वुमेन की एजुकेशन पे क्या लग जाए, बैन लग जाए। यानी हिंदू भी चाहते थे, हिंदू कंजर्वेटिव भी चाहते थे, और मुस्लिम कंजर्वेटिव भी यही चाहते थे। इनका कंसर्न क्या था कि अगर लड़की लिखी होगी, यानी पढ़ जाएगी, तो वो किसके बराबर होगी? एक विडो के बराबर होगी, एक विधवा के बराबर होगी। और मुस्लिम कंजर्वेटिव ये कहते थे कि अगर शायद लड़की पढ़ जाए तो ऐसा हो सकता है कि रोमांटिक लिटरेचर से प्रभावित होके उसका दिमाग खराब हो जाए और वो क्या करे, रोमांस वगैरह इन सब चीज़ों की तरफ आगे बढ़े, ठीक है? तो ये सोच थी 2 रिलिजन की, जिससे क्या हुआ, वुमेन की एजुकेशन को ये लोग क्या करने लग गए, बैन करना चाहते थे या प्रमोट नहीं करते थे, जबकि लिबरल हस्बैंड्स और फादर्स ऐसा चाहते थे कि वुमेन की एजुकेशन इम्पोर्टेंट है। अब बात आती है पुअर पीपल पे क्या फ़र्क पड़ा प्रिंट कल्चर का। तो पहला पॉइंट है, इन 19th सेंचुरी वेरी चीप एंड स्मॉल बुक्स वर ब्रॉट टू मार्केट। जैसे मैंने आपको फिर से बताया, पेनी आपका चैप बुक थी। पेनी चैप बुक किसके लिए बनी थी यूरोप में? जो पुअर पीपल्स हैं, जो बुक्स को अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके लिए ये बनी हुई थी। अब ऐसी इंडिया में भी क्या बनी हमारे लिए? चीप और स्मॉल बुक्स बनी। किसके लिए बनी? पुअर पीपल्स के लिए बनी। इन लोगों की एजुकेशन को कह सकते हो, या लिटरेसी रेट को बढ़ाने के लिए, इन लोगों को लिटरेट करने के लिए, पुअर पीपल को लिटरेट करने के लिए चीप और स्मॉल बुक्स बनने लग गई, जिससे लोगों को एटलीस्ट, यानी पुअर पीपल को एटलीस्ट क्या आने लग जाए, पढ़ना लिखना आ जाए, ठीक है? क्योंकि वो ये चीप और स्मॉल बुक्स को अफोर्ड कर सकते थे, ठीक है? यहाँ भी वही कंसर्न है जो यूरोप में था। इसके बाद है सेकंड पॉइंट, फ्रॉम लेट 19th सेंचुरी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन इश्यूज बिगेन टू रिटन इन मैनी प्रिंटेड लिटरेसी फॉर्म्स। अब क्या हुआ, लिटरेरी फॉर्म्स 19th सेंचुरी जब खत्म होने लगा था, ठीक है, तो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन यानी जाति पे जो भेदभाव होता है, उसको भी लोग क्या करने लगे, अलग अलग लिटरेरी फॉर्म्स में लिखने लग गए, जो भी उसमें एविल चीजें हैं जो नहीं होनी चाहिए, जैसे कास्ट डिस्क्रिमिनेशन एक काफी बड़ा इशू है, उसको भी वो इसमें लिखने लग गए, कि प्रिंट करने लग गए कि ये होता है ऐसा करके। तो अब देखो, प्रिंट करने से मैंने आपको शुरू से बताया, प्रिंट टेक्नोलॉजी क्या कर रही है कि जो थॉट है, कोई भी आइडिया है, कोई भी कंटेंट है, उसको मास सर्कुलेशन, मतलब मास लोगों तक, मास पीपल तक उसको सर्कुलेट कर रही है, मास सर्कुलेशन हो रहा है उस कंटेंट का। तो इस तरीके से प्रिंट टेक्नोलॉजी हेल्प कर रही है। तो ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से हेल्प करने लग गई, ठीक है।
इस तरीके से हेल्प करने लग गई और यहाँ से इस तरीके से हेल्प करने लग गई। ठीक है, स्मॉल बुक्स और चीप बुक्स किसके लिए अवेलेबल हो गई? पुअर पीपल के लिए। और 19th सेंचुरी में कास्ट डिस्क्रिमिनेशन वगैरह ये सब चीजें भी उन बुक्स में क्या करने लग गए? प्रिंट करने लग गए। तो इस तरीके से प्रिंट कल्चर का प्रभाव पड़ा वुमेन पे और पुअर पीपल पे। तो अब हम बिल्कुल इस चैप्टर के लास्ट पार्ट पे आ गए हैं, तो इसको भी झट से कवर कर लेते हैं। देखिए, प्रिंट एंड सेंसरशिप। अब मैंने आपको सेंसरशिप पहले भी चैप्टर्स में बताया था क्या होता है, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, नेशनलिज्म इन इंडिया, उसमें भी देखिए जब वहां की किसी भी कंट्री की, किसी भी स्टेट की जब रूलिंग बॉडी होती है, जब वो क्या करती है, वहां के जो मीडिया है, ठीक है, उस पे एक एक्ट इम्पोज कर दे, उस पे से स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शंस लगा दे कि आप उनकी रूलिंग बॉडी के बारे में कुछ भी क्रिटिसाइज करते हुए छाप नहीं सकते। ठीक है, यानी वहां की गवर्नमेंट को, वहां की जो भी रूलिंग बॉडी है, कॉलोनियल रूल है, कुछ भी है, उसको क्रिटिसाइज करते हुए आप कुछ भी छाप नहीं सकते हो, कुछ भी प्रिंट नहीं कर सकते, कुछ भी मीडिया में दे नहीं सकते। तो ऐसे एक्ट को, ऐसी कह सकते हो रिस्ट्रिक्शंस को हम सेंसरशिप कहते हैं। ठीक है, तो सेंसरशिप इम्पोज करना, ठीक है, ये हर रूलिंग गवर्नमेंट करती है, मतलब रूलिंग बॉडी करती है, जैसे कॉलोनियल रूल ने किया। ठीक है, जहाँ डेमोक्रेसी नहीं होती वहां पे ऐसा होता है, वहां पे सेंसरशिप इम्पोज किया जाता है। ठीक है, तो 1798 से पहले ईस्ट इंडिया कंपनी को कोई सेंसरशिप का ध्यान नहीं था, वो ज्यादा कंसर्न नहीं करती थी इसके बारे में, उनको लगता ही नहीं था कि प्रिंट कल्चर से, यानी प्रिंट मीडिया से भी लोग क्या हो सकते हैं, रेबेलियस हो सकते हैं, उनके अंदर नेशनलिज्म का फीलिंग आ सकता है। लेकिन इसके बाद जब 1820s वाला सीरीज स्टार्ट हुआ, तो देखने लग गए कि भाई ज्यादा ही, मतलब ये तो प्रिंट मीडिया ने बवाल मचा के रखा है, ये मतलब लग रहा है सेंसरशिप पे ध्यान देना पड़ेगा, अब जो ये भी प्रिंट मीडिया हो रही है उस पर हमें ध्यान देना पड़ेगा। तो 1820s में क्या करने होने लग गया कि कैलकाटा सुप्रीम कोर्ट ने रेगुलेशंस पास किए और कहा कि आप करिए कि जो प्रेस फ्रीडम है उसको मतलब कंट्रोल करिए। ठीक है, ऐसे रेगुलेशंस निकाले, ऐसे रूल्स, मतलब समझ लो ऐसे रेगुलेशंस पास कर दिए। ठीक है, जिसमें कहा गया कि आप क्या करिए, जो प्रेस फ्रीडम है उसको थोड़ा सा कंट्रोल करिए और सेंसरशिप पे ध्यान दीजिए, कंसर्न दिखाइए अपना, इसको इग्नोर मत करो, वरना ये क्या हो सकता है, हमारे लिए दिक्कत पैदा कर सकता है, क्योंकि लोग क्या हो रहे थे, प्रिंट मीडिया से रिबेलियस हो रहे थे। अब 1857 के रिवोल्ट के बाद अब तो कुछ ज्यादा ही सेंसरशिप पे कंसर्न दिखाने लग गए, यानी इससे पहले तो कोई कंसर्न नहीं था, लेकिन इससे के बाद ये वाला जो सीन हुआ, इसके बाद तो सेंसरशिप पे बहुत ध्यान देने लग गए। ठीक है, और 1878 में तो एक एक्ट पास हो गया, मतलब सेंसरशिप को क्या करने के लिए, इम्पोज करने के लिए इन्होंने एक एक्ट निकाला ईस्ट इंडिया कंपनी ने, जिसको हम बोलते हैं वर्नैक्युलर प्रेस एक्ट। एक वन मार्कर आ सकता है अगेन। ठीक है, वर्नैक्युलर प्रेस एक्ट, ये एक्ट क्या था, ये पास किया गया था जिसमें गवर्नमेंट ने एक्सटेंसिव बहुत ज्यादा राइट्स दे दिए थे जो कॉलोनियल रूलर्स थे, कि आप क्या कर सकते हो, सेंसर रिपोर्ट्स और जो एडिटोरियल्स हैं, ठीक है, यानी जो भी प्रिंट में मीडिया है उसको आप क्या करोगे, सेंसर करोगे वर्नैक्युलर प्रेस में। वर्नैक्युलर प्रेस मतलब वो प्रेस जो गवर्नमेंट के अंदर चलेगी, मतलब गवर्नमेंट के अंदर का मतलब ये हो गया, वहां पे आपकी रिपोर्ट्स जो भी छपने जा रहा है, कोई आर्टिकल है, कुछ भी है, कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी कंटेंट जो प्रिंट होने जा रहा है मीडिया में, उसको क्या किया जाएगा, पहले सेंसर किया जाएगा, चेक किया जाएगा, अगर वो सही होगा तो पास किया जाएगा, वो प्रिंट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो इस तरीके से एक वर्नैक्युलर एक्ट, प्रेस एक्ट पास किया गया, जिसमें गवर्नमेंट ने एक्सटेंसिव राइट्स दे दिए कॉलोनियल रूल को, कि वो क्या कर सकती है, हर रिपोर्ट को, हर एक कंटेंट को क्या कर सकती है, सेंसर कर सकती है। तो इस तरीके से काफी रिस्ट्रिक्शंस लगा दी थी। इसके बावजूद, इतने खतरनाक मेजर्स लेने के बावजूद भी थे, जो नेशनलिस्ट न्यूज़पेपर थे, वो इंडिया के काफी पार्ट्स में ग्रो कर रहे थे। ठीक है, इनको इनसे कोई मतलब ही नहीं था, फिर भी ये जो नेशनलिस्ट न्यूज़पेपर्स थे, ठीक है, वो अपना काम कर रहे थे, वो इंडिया के काफी पार्ट्स में सेंसरशिप को क्या कर रहे थे, अपोज कर रहे थे, और जो कॉलोनियल रूल है उसको अपोज कर रहे थे। तो इस तरीके से हमने प्रिंट एंड सेंसरशिप भी कंप्लीट कर लिया है। तो हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर चुके हैं, काफी बड़ा चैप्टर था, प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड, और आपकी हिस्ट्री कंप्लीट हो चुकी है, सारी वन शॉट सीरीज कंप्लीट हो गई है। तो एक एक करके वीडियो देखिए, उसका रिवाइज करिए, नोट्स बनाइए, रिविजन तो मस्ट है, मैंने आपको बताया ही है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी हिस्ट्री भी कंप्लीट हो जाएगी। तो इस चैप्टर को कर लीजिए कंप्लीट और बना लीजिए इसके नोट्स और रिवीजन स्टार्ट कर दीजिए। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। Audio Jungle.